Hello students, myself Vikas Yadav. You are watching Krishna Coaching Classes. तो लास्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ तक किए थे, परमिटिविटी क्या होता है ये भी देखे थे। आज मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। पहला एक न्यूमेरिकल बहुत बड़ा सा आपको बोर्ड पे दिख रहा है आसान। तो देखते हैं कि इसमें क्या करना है। कहते हैं टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 का power minus 7 coulomb? Then कहता है compare this force with their mutual gravitational attraction if each weighs 0.5 kg. फिर इसका एक बी पार्ट भी है, उसकी तरफ भी आएंगे। पहले ए पार्ट को ही देखते हैं। और ए पार्ट में ध्यान रखिए, कभी भी न्यूमेरिकल करने के लिए जब आप जाते हैं तो पहला स्टेप जो आप क्या करिए, पहला गिवन चीजों को लिखा करिए। तो न्यूमेरिकल में एक आइडिया आपके दिमाग में लग जाता है कि हमको क्या यूज करना है, कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो देखते हैं गिवन क्या क्या है अपने पास। तो अगर मैं गिवन की बात करूं, फिलहाल अगर हम लोग क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करें तो पहला तो उनके बीच सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही दिया है। तो आर इक्वल टू हमको मिल गया 50 सेंटीमीटर। तो इसी समय इसको एसआई यूनिट में बदल लेते हैं। 50 सेंटीमीटर है तो इसको अगर मीटर में बदलना है तो 50/100 करना पड़ेगा। एक 0 से 0 चला जाएगा और ये आपका बचेगा क्या, 5 into 10 का पावर -1 मीटर। तो इसको हम लोगों ने मीटर में चेंज कर लिया तुरंत। फिर आगे हमको क्या दिया है कि वो जो दोनों चार्ज कॉपर के स्फीयर्स है उनमें जो उन दोनों पे जो चार्ज है उसका वैल्यू दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों जो चार्ज है Q1 Q2 दोनों सेम है और उसका वैल्यू है 6.5 into 10 का पावर -7 कूलम। फिर आगे कहता है कि इनके बीच का आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। दैट मीन्स हमसे इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और फिर निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, F = K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा अगर कोई मीडियम मेंशन नहीं करता है तो हमको फ्री स्पेस वाला ही कंसीडर करना होता है। तो के की जगह पे हमने फ्री स्पेस के लिए जो के बताया था आपको वैक्यूम के लिए, वो 9 into 10 का पावर 9 बताया था। क्या आपका हो जाएगा 9 into 10 का पावर 9 इंटू Q1 Q2। तो Q1 कितना है 6.5 into 10 का पावर -7। Q2 भी सेम है 6.5 into 10 का पावर -7 और अपॉन में आपका क्या है आर का स्क्वायर। आर आपको दिया हुआ है, आर का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 5 into 10 का पावर -1 का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए पहले 10 का पावर सॉल्व कर लिया जाना चाहिए तो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा इसका सॉल्विंग। 9 इंटू जो बाकी चीजें हैं 6.5 इंटू 6.5 इंटू, अगर ध्यान से देखिए 10 का पावर 9 है, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर 2 में से -7 जाएगा अगर, तो 2 में से -7 जाएगा तो 10 का पावर -5 बचेगा। और नीचे आपको क्या मिलने वाला है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 10 का पावर -1 का स्क्वायर 10 का पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 अपान 25 और एक 10 का पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +2 बन जाएगा और -5 + 2 क्या हो जाएगा 10 का पावर -3। इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हमने तो कैलकुलेटर की मदद से किया हुआ है तो मैं लिख देता हूँ। ये आपका आंसर जो आएगा 1.5 इंटू 10 का पावर -2, 1.5 इंटू 10 का पावर -2 न्यूटन। ये आपका इन दोनों चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। फिर उसी में क्या कहा हुआ है उसने क्वेश्चन को अगर आगे रीड करें तो इस फोर्स को हमको कंपेयर करना है उनके बीच के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से और उसका वेट दिया हुआ है, तो उसको जरा देख लेते हैं। कंपैरिजन करना है। वेट जो दिया है अगर आप देखें ईच वेट्स M1 M2, ये आपको 0.5 दिया है और मेरे हिसाब से आपको जरूर पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो जो फोर्स होता है उसको मैं Fg से डिनोट कर रहा हूं। उसमें एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 6.67
इंटू 10 का पावर माइनस 11 होता है इंटू m1 m2। m1 m2 का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 m1 m2 अपान आर स्क्वायर, वहां पे भी होता है तो आर स्क्वायर मीन्स आर यहाँ पे है 5। अगर आप इसको देखो 5 इंटू 10 का पावर माइनस 1 है, इसको अगर हम लोग चाहे तो 0.5 भी लिख सकते हैं, तो 0.5 इंटू 0.5, ये दोनों 0.5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमको एफ जी क्या मिलेगा 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन। अच्छा, अगर ये फार्मूला किसी को नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूं, हालांकि आपको पता होगा। एफ जी बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, हर जगह सेम होता है, इसमें और के में फर्क है। के यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है, बट जी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। और ये m1 m2 उनके मासेज होते हैं और आर जो होता है उनके बीच का डिस्टेंस होता है। अभी लास्ट में हम लोग ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करेंगे, तो मैं आपको इसके बारे में और भी कुछ बातें करूंगा। फिलहाल अभी हमारा काम जो है वो न्यूमेरिकल करने का है, तो वो आपको ऐसे इस तरीके से कर लेना है। अब हमें इस f को और इस f को कंपेयर करना है, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2 आया है, ये 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 आया है। तो अगर 10 का पावर ही आप देखो तो 10 का पावर माइनस 2 है, 10 का पावर माइनस 11 है, ध्यान दीजिएगा पावर माइनस में है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी होने वाली है। अगर खाली 10 का पावर कंपेयर करें तो 10 का पावर 9 टाइम्स ये ऑलरेडी बड़ी है। तो दैट मीन्स हमको ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा फोर्स है, अगर मैं इसको एफ ही लिख दूं, एफ ही लिख देते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये जो एफ ही होगा ये 10 के पावर से ही कंपेयर हो जा रहा है। यहाँ 10 का पावर माइनस 2 है, 10 का पावर माइनस 11 है, ये काफी बड़ा होने वाला है किससे, एफ जी से। तो ये तो आपका पहला पार्ट हो गया। इस केस में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी बड़ा है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, और सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हुए एक चीज की जरूरत पड़ेगी जिसको मैं कहीं लिख लेता हूं, बाकी सब इरेज कर देते हैं। ये हम लोगों को जरूरत पड़ेगा इस फोर्स का, जो कि अभी कैलकुलेट करके आया हुआ है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं F इक्वल टू 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2 न्यूटन। चलिए अब आगे क्या करते हैं। आगे इन्होंने कहा हुआ है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा इफ, अभी फोर्स ऑफ रिपल्सन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों चार्जेज आपको दिख रहे हैं लाइक एकदम सेम, दोनों का वैल्यू है, दैट मींस वो लाइक चार्जेज हैं, तो रिपेल ही करेंगे। इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द एबव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो ध्यान रखिएगा जो ओरिजिनली हम लोगों ने लिखा था एफ ई बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जो कि कितना आया हुआ है 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2 न्यूटन। अब इसके साथ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नया क्या करने जा रहे हैं, हम लोग नया ये करने जा रहे हैं कि जो हर स्फीयर का चार्ज है उसको हम लोग डबल करने जा रहे हैं। डबल करने का मतलब क्या है कि जो न्यू चार्ज होगा, मान लीजिए मैं इसको Q1 डैश लिख दूं थोड़ी देर के लिए, तो 2Q1 होगा एंड जो Q2 डैश होगा वो आपका 2Q2 होगा, ऐसा। और फिर क्या कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। मान लीजिए मैं उसको R डैश बोलता हूं तो पहले वाले की आधी हो जाएगी। तो जरा फार्मूले में रखते हैं, मान लेते हैं कि ये कुछ F ई डैश है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा K सेम मीडियम में है, K वही रहेगा। Q1 की जगह पे आप 2Q1 रख दीजिए, Q2 डैश की जगह पे आप 2Q2 रख दीजिए, और अपान R स्क्वायर है तो इसकी जगह पे हमारा R डैश जो है वो R अपान 2 है, तो R अपान 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं तो K 2 2 जा 4 हो जाएगा, Q1 Q2 अपान ये R स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा बेटा, 4 ऊपर जाएगा तो 4 4 जा 60 और ब्रैकेट में K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखिए तो कुछ और नहीं, ये F E ही तो है जो हम लोगों ने निकाला है ये, तो ये इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2। तो ये मेरे पास इसका आंसर है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ 0.24 आएगा, 0.24 न्यूटन। तो ये आपका
सेकेंड पार्ट, सॉरी बी का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बी के फर्स्ट पार्ट के बाद एक पार्ट इसका और बचा हुआ है। इसके लिए याद रखिएगा, हमने आपको एक फार्मूला एकदम लास्ट लेक्चर के लास्ट में, पिछले लेक्चर के लास्ट में बताया था कि जो एफ मीडियम होता है, एफ मीडियम जो होता है वो एफ वैक्यूम अपान कप्पा के बराबर होता है। अगर आपको याद हो, ये फार्मूला लास्ट में हम लोगों ने किया था, इसकी जरूरत पड़ेगी। कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर, और उस वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है। तो देखते हैं एफ वाटर क्या होगा। एफ वाटर जो होगा, एफ वैक्यूम, एफ वैक्यूम हमारे पास है यहाँ पे 1.5 इंटू 10 का पावर -2। कप्पा कितना दिया हुआ है बेटा, वाटर के केस में 80। फिर थोड़ा सा सॉल्विंग है, आंसर अगर आप चेक करोगे तो ये कुछ आएगा 1.875 इंटू 10 का पावर -4 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, उसमें इतना पार्ट पिछले वाले क्वेश्चन का, ये यहाँ था, इतना पार्ट पिछले क्वेश्चन का है, फिर आगे से कुछ नई चीजें हैं। तो ये वाला हम लोग जो देखे थे सेम वही चीजें, वही क्वेश्चन एज इट इज है। यहाँ तक दोनों के बीच का डिस्टेंस और जो दोनों का चार्ज है वो दिया हुआ है। यहाँ से चीजें बदल गई हैं, तो यहाँ से फिर से रीड करेंगे। कहता ये है इफ द स्फीयर्स ए एंड बी, जो स्फीयर्स ए एंड बी है आइडेंटिकल है इन साइज में, और क्या कर रहे हैं, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, पहले के साथ कॉन्टैक्ट में लाते हैं, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड, फिर दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में लाते हैं, एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें बेटा थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मामला यूज होने वाला है। ध्यान दीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल साइज है। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान देना। मान पहले आपके पास ए और बी थे, तो ए था और ए पे चार्ज कितना था, मान लेते हैं कुछ क्यू है, अभी मान लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला नहीं लेते हैं, कुछ चार्ज क्यू ले लेते हैं। अब आप एक ध्यान दीजिएगा, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। अब आप क्या कर रहे हैं, एक थर्ड चार्ज है, बी तो है ही, बी के अलावा एक थर्ड चार्ज है, उसको सी बोल देते हैं, और फिलहाल इस पे स्टार्टिंग में जो चार्ज है वो 0 है, उसको ए के कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब मामला आइडेंटिकल है, तो इससे निकल के ये आने वाला है कि जब आप इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे कुछ इस तरीके से, तो बेटा इन दोनों का जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और दोनों का जो एवरेज होगा, इस पे Q है, इस पे 0 है, तो Q + 0 Q, दैट मीन्स इस पे Q/2 इस पे आ जाएगा और Q/2 आपका इस पे आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक अलग तरीके का सवाल है। फिर आगे क्या करते हैं, विद द फर्स्ट देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड। अब इस C को यहां से B के पास लेके जाना है। तो B की क्या कंडीशन है, B के पास जो स्टार्टिंग में चार्ज था वो Q था, अब इसके पास जब C लेके आ रहे हैं तो अभी उसके पास कुछ चार्ज है, और वो चार्ज है Q/2। तो फिर से इन दोनों का जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों पे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो Q + Q/2 अगर आप करेंगे तो 2Q + Q 3Q/2 आएगा, और 3Q/2 का आधा होता है 3Q/4। दैट मीन्स जब आप कांटेक्ट में आप इनको रखेंगे तो ये चार्जेस B और C के जो चार्जेस हैं 3Q/4 इस पे हो जाएगा और 3Q/4 इस पे हो जाएगा। फिर आगे क्या कहता है, एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। आप C को दोनों से हटा दीजिए, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B। तो बेटा अगर C को दोनों से हटाएं तो अभी हमारे पास जो A है उस पर क्या चार्ज फिलहाल है Q/2, और हमारे पास जो B है उस पर फिलहाल कितना चार्ज आ चुका है 3Q/4। क्योंकि डिस्टेंस के बारे में उसने कोई बात करी नहीं है, तो डिस्टेंस हम वही लेंगे जो ओरिजिनली था। अब इनके बीच का क्या फोर्स आएगा उसे हमें देखना है। तो देखते हैं, इसको फिर से कुछ F' मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, K Q1 Q2 फोर्स कैसे निकालेंगे अपान R²। तो अगर आप ध्यान से देखो तो Q1 का मतलब वहां पे क्या है आपका K Q/2,
और Q2 की जगह पे क्या आ रहा है 3Q/4, नीचे आपका डिस्टेंस वही है, तो फिर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा 3, अगर आप ध्यान से देखिए तो 3Q² और ये आपका हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगा 8R², तो 3/8 आप बाहर ले सकते हो और ये बचेगा KQ²/R²। तो Q² का मतलब यार सिंपल है कि ये जो Q दोनों का सेम है, तो ये Q1 Q2 ऐसा भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके वही स्टार्टिंग वाले चार्जेस हैं जो कि बराबर थे, तो हमने यहाँ पे QQ लिखा है। तो फिलहाल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2/R², और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट यही था, और वो वैल्यू कितना आया था 1.5 × 10⁻²। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा बेटा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन, 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये नया फोर्स जो होगा ए और बी के बीच में इस कंडीशन में डेवलप होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कहता है 2 आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q each are kept at a distance r from each other. A third charge small q is placed on the line joining the above charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of the charge small q? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q each, तो पहले हम लोग 2 चार्जेस ले लेते हैं, एक A हो गया, एक कुछ मान लेते हैं B है आपका, एक चार्ज आपका B हो गया यहाँ पे, और इन पे चार्ज का वैल्यू कितना दिया है कैपिटल Q है, कैपिटल Q है। अच्छा, फिर कहते हैं कि a third charge small q is placed on the line joining the above charges. अब एक थर्ड चार्ज हम लोगों को स्मॉल q रखना है और इसी लाइन जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी पे रखना है। तो अभी एग्जैक्टली कहाँ पे रखना है वो हमें नहीं पता, बस ऐसा रखना है कि ये दोनों चार्जेस हैं और वो जो तीसरा चार्ज रखने वाले हैं तीनों इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो मैं ऐसे कहीं मान लेता हूँ, मान लीजिए ये चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया स्मॉल q और ये पॉइंट कुछ हमने C बोल दिया, और ऐसा यहाँ पे रखने पे ये इक्विलिब्रियम में हो जा रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमें पता नहीं है कहाँ रखना है, बस ऐसे ही एज्यूम कर लिया है। और A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्टार्टिंग में हमको दिया है, ये डिस्टेंस स्मॉल r है, ये डिस्टेंस स्मॉल r है, और मान लेते हैं कि इसका एक साइड का जो डिस्टेंस है वो x है, तो दूसरे साइड का डिस्टेंस अपने आप कितना हो जाएगा बेटा r - x। ये हो गया, ये कुछ अजम्पशंस थे जो हमने कर लिए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको स्मॉल q के बारे में सब कुछ पता करना है, और A और B का जो चार्ज कैपिटल Q है वो आइडेंटिकल है, ऐसा हमें दिया है। तो चलिए देखते हैं स्मॉल q अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। तो ध्यान देना, स्मॉल q इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, अगर ये कैपिटल Q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ये इसको अपनी तरफ खींचे, तो उसको भी अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, मतलब ये इधर से खींचे ये उधर से खींचे, तब ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, और मतलब इधर से खींचने वाला उधर से खींचने वाला फोर्स इक्वल हो जाए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये इसको रिपेल कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो वो भी इसको धक्का दे और इक्वल मैग्नीट्यूड से धक्का दे, तब ये आपका इक्विलिब्रियम में हो सकता है। दैट मीन्स अगर आप दोनों केसेस को ध्यान से देखिए, या तो ये दोनों इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, या तो ये दोनों इसको एक दूसरे की तरफ रिपेल करें, और ऐसा होने पे ही ये आपका जो स्मॉल q है ये आपका इक्विलिब्रियम में हो पाएगा। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल q फोर्स ऑन q ड्यू टू A एंड B, फोर्स, या ऐसे लिख देते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू A एंड B। अब यहाँ पे आपका कौन सा चार्ज है, स्मॉल वाला, यहाँ पे कैपिटल है, आप फिगर से देख सकते हैं। ड्यू टू A एंड B इक्वल एंड अपोजिट, दैट मीन्स जो फोर्स ऑन C होगा ड्यू टू A ये बराबर होना चाहिए फोर्स ऑन C ड्यू टू B।
तो अब जरा इसका वैल्यू लिखते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू, ये क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आर माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों तरफ से उड़ा दीजिए, तो x बराबर आर माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा तो 2x बराबर आर, x कितना आ गया, r बाई 2। एक काम तो हमने कर लिया कि ये जो स्मॉल चार्ज q है, इसको हम दोनों इसको इन दोनों चार्जेस के बीच में रखना है। दैट मीन्स ये जो x होगा वो r बाई 2 के बराबर होगा। तो पोजीशन हमको पता चल गया कि हमको स्मॉल q रखना कहाँ है। अब पोजीशन के बाद आगे बढ़ते हैं और उसका नेचर कैसा होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, उसको समझने के लिए एक चीज अगर हम लोग देखें तो समझ सकते हैं कि ये जो कैपिटल क्यू है, क्योंकि तीनों इक्विलिब्रियम में रखने हैं, तो जरा इसके बारे में बात करिए। जो चार्ज ए पे रखा गया है, तो जो चार्ज ए पे रखा गया है ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, देखो, क्योंकि ये ए पे जो चार्ज है उसको बी वाला चार्ज तो रिपेल ही करने वाला है, दोनों आइडेंटिकल है, लाइक सेम चार्जेस हैं। तो ए वाला जो चार्ज है उसको बी वाला रिपेल करेगा, धक्का देगा। तो ये रुकेगा कब, जब इसको स्मॉल क्यू वाला जो चार्ज है अपनी तरफ खींचेगा। ध्यान दीजिएगा, ये ए पे जो चार्ज है इसको बी वाला चार्ज क्या कर रहा होगा, भगा रहा होगा। तो ये इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब स्मॉल क्यू वाला चार्ज जो है वो उसको वहां पे रोक सके। दैट मीन्स फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज ऑन ए, हम लोग यहां से लिख सकते हैं चार्ज ऑन ए, द साइन ऑफ कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसको रिपेल कर रहा है और इसको अट्रैक्ट कराना है तो पक्का इन दोनों का जो चार्ज होगा बाय नेचर वो अपोजिट होना चाहिए। तो एक चीज और हमें समझ में आ गया, स्मॉल क्यू का जो चार्ज होगा वो कैपिटल क्यू वाले चार्ज के नेचर के जस्ट अपोजिट होगा। दैट मीन्स अगर वो प्लस होंगे तो वो माइनस होगा, अगर वो माइनस होंगे तो वो प्लस होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू यहां लिख देते फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट बी मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट सी। और एक चीज ध्यान रखना है कि ये आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन का होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन का ये वाला होगा बिटवीन ए एंड बी, और ये जो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होगा बिटवीन ए एंड सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी अगर हम लोगों को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, के कैपिटल क्यू अपान उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं। ये वाला कितना आया हुआ है आपका, आर अपान 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक क्यू से क्यू कटेगा, के से के कटेगा, क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्मॉल क्यू अपान आर स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये भी आर स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, और फाइनली हमको क्यू बराबर मिलेगा, क्योंकि एक स्टेप और कर देते हैं, ये 4Q हो जाएगा, तो Q बराबर हमको मिलेगा कैपिटल Q अपान 4। तो हमको स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो इस तरीके से सवाल आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों ने कूलम्ब साहब के हिसाब से क्या पढ़ा है, के
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने 11th और 9th दोनों क्लासेस में पढ़ा है, G ये होता है M1 M2 अपान आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो कोई भी डिफरेंट बॉडीज के बीच में इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर पाए। अब उनमें सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज में पहला है बोथ फोर्सेस ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये लॉ क्या है ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस फोर्स को देखूं ध्यान से तो Fe जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के स्क्वायर। तो ये दोनों में एक पहला सिमिलरिटी हो गया कि दोनों उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड सिमिलरिटी क्या है? बोथ फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज आर चार्जेस। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आप देख सकते हैं, वो चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, वो चार्जेस के बीच में लगता है, वो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो मासेस के बीच में लगता है। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। तो बेटा सेंट्रल फोर्सेस का क्या मतलब है? ध्यान देना, मैंने जब अभी कूलॉम्स लॉ आपको पढ़ाया था, सेंट्रल फोर्स का ये मतलब होता है कि जो दोनों फोर्सेस होते हैं दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज। मतलब आप दोनों बॉडीज के, जैसे एक बॉडी ए है एक बॉडी आपकी बी है, इनका जो सेंटर होता है उसको ज्वाइन कराती हुई जो लाइन होता है उसके अलोंग ये दोनों फोर्स लगते हैं। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो दो चार्ज बॉडीज होंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो कोई कैसी भी बॉडीज होंगी, लेकिन लगता किसके अलोंग है ये आपको ध्यान देना है, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। तो ये आपका सेंट्रल फोर्स का मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चौथा पॉइंट जो है बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोगों ने 11 में पढ़ा हुआ था। कंजर्वेटिव आर फोर्सेस दोज फोर्सेस जिनके अगेंस्ट वर्क डन जब करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होता है द पाथ फॉलोड बाय डूइंग द वर्क। मतलब इसमें आपका जो वर्क डन होता है इन फोर्सेस के अगेंस्ट वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपको 11th में डिटेल में पढ़ाया गया था, आई होप आपको वहां से पता। वहां पे हम लोगों ने देखा भी था ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका बकायदा किया था कि वो पाथ से इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है, वो हम लोगों ने वहां पे देखा था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट क्या है? बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। मतलब दोनों फोर्सेस ऐसे हैं कि अगर मीडियम ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों फोर्सेस बिना मीडियम के भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये तो सिमिलैरिटीज हो गई। सिमिलैरिटीज ही नहीं है, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी है। तो जरा डिससिमिलैरिटीज को देख लेते हैं। डिससिमिलैरिटीज, तो डिससिमिलैरिटीज में ध्यान दीजिएगा, जो पहला डिससिमिलैरिटी तो ये होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है बाय नेचर, ये आप जानते हो। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यूनिवर्स में किन्हीं दो बॉडीज के बीच में, वो कभी रिपल्शन का नहीं होता, हमेशा अट्रैक्शन का ही होता है। तो ये पहला डिससिमिलैरिटी है दोनों में जो आप देख सकते हैं। और इस डिससिमिलैरिटी के बाद दूसरा डिससिमिलैरिटी ये है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अभी आपने पढ़ा है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम बदल देंगे उसका वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे दो ऑब्जेक्ट के बीच में एयर हो, चाहे दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई दीवार ही खड़ी हो जाए, बट उनके बीच में लगने वाले फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, इसके बीच का जो डिससिमिलरिटी है आप ध्यान रख सकते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो मैग्नीट्यूड में काफी ज्यादा होता है, तगड़ा होता है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। लेकिन जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एग्जिस्ट तो हमेशा करता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।